क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। चलो, तो इसमें पहली ड्रग लिखो एंटासिड। पहली ड्रग कौन सी लिखोगे? एंटासिड, एंटासिड्स ड्रग। इसको हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल औषधि, प्रति अम्ल औषधि, ठीक है। क्या होती है प्रति अम्ल औषधि? एंटासिड क्या होते हैं? हाँ ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। मतलब कि अगर हमको एसिडिटी हो जाती ना, कभी हमने खाना लेट हो गया या ज़्यादा हो गया, तो एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन से क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब क्या है कि ये हमारा जो स्टमक है ना, ये जो आमाशय है, इसमें दो तरीके के, हाँ, HCl जो है हमारा एक एसिड होता है, अम्ल होता है, वो सिक्रीट होता है ना। मतलब कि वहाँ पर खाने को पचाने के लिए HCl जो है जनरेट होता है, अंदर से बनता है ना। तो वो अगर ज़्यादा बन जाए, भाई मान लो आपने खाना 2 रोटी खाई बस, और HCl जो है 4 रोटी के लिए बना दिया, तो क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगी। तो उससे होता क्या है? जलन होती है ना, या फिर गैस होगी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी जो है HCl के एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीजिंग की वजह से होती है। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो HCl है, ये या तो रिलीज होने से रोक दें हम, या अगर रिलीज हो चुका है तो उसको न्यूट्रल कर दें। 2 तरीके हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं हम? या तो HCl को रिलीज होने से रोक दें, या फिर HCl को क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर दें, मतलब उसको खत्म कर दें। अब देखो, अच्छा एक और चीज बताओ कि HCl अगर मान लो हाइपर, 2 तरीके की एसिडिटी होती है ना। एक तो होती है हाइपो एसिडिटी और एक होती है हाइपर एसिडिटी, है ना। मतलब कि हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। हाइपो एसिडिटी का मतलब क्या है भाई? हाइपो एसिडिटी का मतलब है कि नॉर्मल एसिडिटी है, जो जनरली सभी को हो जाती है ना। थोड़ी बहुत अम्ल का जो है ज़्यादा सिक्रीशन हुआ है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। पर हाइपर एसिडिटी का मतलब कि रोज डेली का हो गया है, मतलब कोई डिजीज़ हो गई है आपको, जिससे कि आपकी जो स्टमक है, आपका जो आमाशय है, वो क्या कर रहा है? लगातार अम्ल का निर्माण करते जा रहा है। लगातार स्टमक का जो है स्टमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन क्या होते जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, ठीक। ये 2 कंडीशन है। तो अब देखो, दोनों कंडीशंस के लिए ड्रग अलग अलग है हमारे पास। हाइपो एसिडिटी के लिए अलग ड्रग है और हाइपर एसिडिटी के लिए अलग ड्रग है, ठीक। चलो, अच्छा एक और चीज़ बताओ कि ये जो HCl बनता है, HCl तो एसिड है। एसिड में अगर हम बाहर HCl लेते हैं और अगर उसमें हाथ चला जाए तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो अब तो हमारे पेट के अंदर HCl बन रहा है, उससे हमें दिक्कत क्यों? ठीक है, उसका बेसिक रीज़न क्या है? म्यूकस का सिक्रीशन। मतलब हमारी जो स्टमक की जो वॉल है, उसमें एक म्यूकस का लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, और वो प्रोटेक्टिंग लेयर क्या करता है? HCl को आपका जो स्टमक है उसकी वॉल तक पहुंचने नहीं देता है। और दूसरी चीज़ उसने बोली, वो भी सही है, कि HCl डाइल्यूट होता है, मतलब तनु होता है, इतना कोई स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक। चलो, अब इन पर हम बात करते हैं हाइपो एसिडिटी की पहले। तो अगर एसिडिटी नॉर्मल है, जो डेली लोगों को हो जाती है, उस केस में उसको ठीक करने के लिए मैं क्या लूँगा? तो उसको ठीक करने के लिए मैं लूँगा वीक बेस। क्या लूँगा? वीक बेस, मतलब कि दुर्बल क्षारों का उपयोग करूँगा। भाई एसिड को न्यूट्रल अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना होगा? उसमें बेस मिला दो। तो एसिड बेस की रिएक्शन से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? सॉल्ट, लवण बनेगा। लवण बनना मतलब कि वो उदासीन हो गया, ठीक है। अब देखो कि वीक बेसिस में मैं कौन कौन से बेस ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा मैं ले सकता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकता हूँ। तीसरा जो है मैं ले सकता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ले सकता हूँ। मैं क्या ले सकता हूँ? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये नॉर्मली जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, इनके नाम सबको पता रहेंगे कि लिखना पड़ेगा? पता है ना? इधर सर मराने की जरूरत नहीं है, नहीं पता हो तो बता दिया करो, है ना। मैं लिख दूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये 3 जो है वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, जिनको अगर आप लेते हो, जनरली जो इनो होता है हमारा, है ना, इसी तरीके का कोई भी बेस है आपने पिया तो क्या होगा? वो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक। चलो,
ये कौन सी कंडीशन में काम आएंगे? हाइपो एसिडिटी में, मतलब नॉर्मल एसिडिटी में। पर इनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मान लो जो HCl है स्टमक के अंदर, HCl जो है स्टमक के अंदर वो है केवल 10 ml। कितना है? 10 ml। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस चाहिए वो भी मुझे कितना चाहिए? 10 ml चाहिए, ठीक है। पर हम जब बेस पीते हैं, इनो वगैरह पीते हैं, तो कोई नाप के पीते हैं क्या? या हमको मालूम है क्या कि हमारे पेट में कितना HCl बना है? हम तो बस पैकेट खोला, ग्लास में डाला, पी लिया, यही करते हैं। अब उससे होता क्या है वो देखो, 10 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml बेस की रिक्वायरमेंट है। बाकी का मान लो आपने 100 ml पी लिया है ना, तो बाकी का जो 90 ml है वो क्या करेगा? वो तो स्टमक में ही है हमारे। तो अब वो जब स्टमक में है तो हमारे स्टमक को लगता है कि यार बेस ज़्यादा हो गया है, तो वो वापस एसिड रिलीज कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मतलब कि एसिड पहले ज़्यादा रिलीज हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस पिया। अब बेस लिया आपने तो बेस ज़्यादा हो गया, तो बेस ज़्यादा हो गया तो स्टमक को वापस से क्या लगा कि बेस ज़्यादा हो गया, क्षार ज़्यादा हो गई, तो उनने फिर से एसिड रिलीज कर दिया, तो मतलब आपकी एसिडिटी फिर से हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये प्रॉब्लम इनमें जनरली आती है, ठीक। पर नॉर्मल एसिडिटी में सामान्यतः ऐसा बेस उतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान एसिड करता है, इसलिए जनरली ये चीज़ों को लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं। और जो आपकी बॉडी का सिस्टम है वो भी इस तरीके से बना हुआ है कि एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट में भी अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक। चलो, तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी जो कंडीशन है वो कौन सी है? हाइपो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी, ठीक है। हाइपर एसिडिटी क्या है? हाइपर एसिडिटी का मतलब अम्ल का जो सिक्रीशन है, जो स्त्रवण है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। अल्सर समझते हो क्या होता है? पेट में छाला, पेट में छाले जिसको हम कहते हैं ना, उसी को अल्सर कहते हैं। होता क्या है उसमें? हिंदी में पेट के छाले बोलते हैं, ठीक है। अब अल्सर क्या करता है कि देखो, जैसे अल्सर होता क्यों है, ये जो म्यूकस की लेयर अभी हमने बताई थी, जो म्यूकस का लेयर है हमारा, वो म्यूकस का लेयर किसी कारण से अगर मान लो म्यूकस सिक्रीट नहीं हुआ है ना, या HCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि वो म्यूकस लेयर को क्रॉस करके HCl कहाँ पहुँच जाएगा? आपकी स्टमक की दीवार में। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा तो वो उसको जला देगा, और जला देगा तो क्या होगा? इस तरीके से वहाँ छाले आ जाएंगे, जिनको हम कहते हैं कि वो होता है ना, जलने के बाद क्या होता है? फफोला हो जाता है, वो हो जाएगा। तो अब पेट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे पेट में छाले हो गए। अब वो क्या करेंगे? छाले आपको बहुत सारी दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत, खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत, है ना, मतलब कि वो पूरा बंच है एक प्रॉब्लम्स का। तो इस वजह से क्या होगा कि अल्सर वगैरह हो सकता है, किससे? हाइपर एसिडिटी से। तो हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बेस का यूज़ नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि आप अम्ल तो बन ही रहा है, ऊपर से आप दिन भर बेस भी पी रहे हो, तो वो क्या होगा? उसके बाद आप दूसरी कोई चीज़ ले ही नहीं पाओगे ना, खाना कब खाओगे? फिर अम्ल बन रहा है, क्षार पिए जा रहे हो और प्रक्रिया चल रही है ना, तो बाकी के पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से फिर हम क्या यूज़ करते हैं? मेडिसिन। अब वो मेडिसिन क्या करती है? वो मेडिसिन उन ग्लैंड्स को टारगेट करती है जो ग्लैंड्स HCl बनाते हैं, ठीक है। किनको टारगेट करेगी? उन ग्लैंड्स को टारगेट करेगी, या उन सेल्स को टारगेट करेगी जो HCl सिक्रीट करते हैं। मान लो स्टमक की दीवार से HCl बन रहा है, या कहीं से भी कोई सेल HCl बना रही है, तो जो मैंने मेडिसिन ली है, जो मैंने ड्रग लिया है, वो जाकर इस सेल को क्या करेगी? ठीक, और क्या करने की? उससे बोलेगी कि आप HCl मत बनाइए, ठीक है, और वो HCl बनाना बंद कर देगी। और HCl बनाना बंद हो गया तो आपकी एसिडिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब नॉर्मल एसिडिटी में हम HCl बनने दे रहे हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? HCl बना ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका रिलीफ है वो लंबे समय तक रहता है ना। HCl बनेगा ही नहीं तो आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उसके कंपैरिजन में कि आप उसको न्यूट्रलाइज करो। बात समझ में आ गई? तो ड्रग में और जो बेस हमने वीक बेस लिए थे, उन दोनों में अंतर क्या था? समझ में आ गया सबको? ड्रग कैसे काम करेगी? परमानेंट काम, परमानेंट तो नहीं करेगी, ठीक है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, हाँ, वो उसको इफेक्ट करेगी जो HCl बना रहा है या जो पेप्सिन बना रहा है, उसको जाकर के टारगेट करेगी, ठीक। बात समझ में आ गई? अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल्स लिखो, लिखो एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में पहला लिखो सिमेटिडिन। कौन सी ड्रग है हाइपर एसिडिटी के लिए? सिमेटिडिन, ठीक। रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन,
सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फिर से लिख देता हूं मैं। पहला जो है सिमेटिडिन, ठीक, दूसरा है रेनिटिडिन, तीसरा है ओमेप्रोजोल, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स उसमें लिख लो। ये ड्रग्स हैं। ये ड्रग जैसे ही आप लोगे तो ये जाकर के उन ग्लैंड्स को टारगेट करेंगी जो HCl बनाती हैं, और वहाँ से फिर आपका HCl बनना बंद हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक। चलो, तो ये तो हो गई एंटासिड्स, समझ में आ गई सबको कहानी। अब आपको लिखना कैसे है, एंटासिड्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि ये क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी, पहली चीज़। दूसरा, उन सेल्स को टारगेट करेंगी जो आपका एसिड बना रहा है, और उसको जाकर के ख़त्म कर देगी, मतलब ख़त्म नहीं करेगी, उसको जो है HCl बनाने से रोक देगी। क्लियर, इतनी बात। अगली ड्रग लिखो, लिखो एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो अगला लिखो एंटी हिस्टामिन ड्रग। एंटी हिस्टामिन ड्रग, एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रति हिस्टामिन औषधि, ठीक। क्या होती है ये, हिस्टामिन क्या होता है पहले तो ये बताओ, फिर एंटी पढ़ेंगे। कभी आपने सुना है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, एलर्जी होती ना कुछ लोगों को, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को कोई खाने पीने की चीज़ से भी एलर्जी होती है। एलर्जी सुना है? तो एलर्जी है क्या, एलर्जी क्या है, मान लो मुझे डस्ट से एलर्जी है, और अगर डस्ट पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर गया तो क्या होगा, क्या होगा, मुझे डस्ट से एलर्जी है और अगर डस्ट पार्टिकल मेरे अंदर चला गया तो क्या होगा, मतलब बॉडी कोई ना कोई आपको रिएक्ट करेगी, है ना। हो सकता है आप की तबीयत ख़राब हो जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, आपकी बॉडी पर कोई किसी तरीके के साइंस दिखने लगे, है ना। किसी को छाले हो जाते हैं, किसी को फुंसियाँ हो जाती, बारीक बारीक, अलग अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करती। कहने का मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ आपके शरीर में अगर चला गया जो बॉडी को पसंद नहीं है तो वो क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन करती है ना, एलर्जी हो जाती है उसको। अब वो जो एलर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो उसको हम कहेंगे कि सब्सटेंस है, वो कौन सा होता है, वो होता है हिस्टामिन। कौन सा होता है, हिस्टामिन। बात समझ में आ गई। एलर्जी के सिम्टम्स जो बनाता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि सांस लेने में दिक्कत हुई, या मैंने कहा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। चलो, तो मैं हिस्टामिन की बात कर रहा था कि हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन जो है ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन करता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या क्या आ सकती हैं, देखो जरा, कि बेसिकली जो ये जो है वेसोडायलेटर होता है। क्या होता है, वेसोडायलेटर, ठीक। दूसरा ये कर सकता है आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। वैसे वेसोडायलेटर लिख दिया मतलब ब्लड प्रेशर की से कनेक्ट वो हो गया, ठीक। तीसरी चीज़ ये क्या कर सकता है, आपको त्वचा संबंधी कोई भी, हाँ, त्वचा संबंधी जो है कोई भी रिएक्शन दे सकता है। एक और इसमें हो सकता है कि टेम्परेचर ये बढ़ा सकता है आपकी बॉडी का, है ना, ठीक। अब देखो, और इसके अलावा ये जो है मसल्स जो होती है आपकी, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। स्पेशली कौन सी मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, चिकनी पेशियाँ। भाई 2 तरीके की पेशियाँ पढ़ी है ना हमने, अभी तो हमने तो नहीं पढ़ी है, पर तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी। अब जो साइंस वाले उन्होंने तो पढ़ी होगी। चिकनी पेशियों का मतलब ये होता है, स्मूथ मसल्स का, देखो इधर 2 तरीके की मसल्स हैं, एक है रफ और एक है स्मूथ। जो रफ मसल्स होती है वो बॉडी कंट्रोल कर सकती है ना, और स्मूथ मसल्स को बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना आपने, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ, वही होती हैं ये, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशी को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, जैसे हाथ का मसल है, पैर का मसल है, पर जो अनैच्छिक है, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जैसे मान लो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के लिए जो हमारा ट्रेकिया है ना, जो सांस की नली है, ये जो ये जो हिस्टामिन होता है, ये इस सांस की नली को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मतलब कि ये जो आपका ब्रोंकियाई है, ये सांस की जो नली है आपकी, है ना, ये इस तरीके से आगे, इसको ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो लिख लो, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
और जनरली कहाँ पर करेगा, ये आपकी ब्रोंकाई जो है, श्वास नली जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, तो हिपेरिन समझ में आ गया क्या है। हिपेरिन क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। एलर्जिक रिएक्शन में इतनी सारी चीजें हो गई। देखो वेसोडायलेटर का मतलब क्या होता है, वेसोडायलेटर का मतलब कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, उनको डायलेट का मतलब उनको फैलाने का काम कर सकता है ना। देखो जैसे कि मान लो, वही तो बता रहा हूँ, वेसोडायलेटर का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस, है ना, जो क्या करें, आपकी जो ब्लड वेसल है, मतलब जो नली है जिसमें खून बह रहा है, जो नसें हैं, धमनियां हैं, उनको ये फैला सकता है। क्या कर सकता है, फैला, डाइल्यूट कर सकता है। ठीक है, मतलब डाइल्यूट मतलब फैलाना, फैला सकता है। तो फैला देगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ट्यूब बड़ी हो गई तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और डायलेट भी कर सकता है ना। हिपेरिन इतनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी में करता है। सॉरी, हिस्टामिन। तो अब हिस्टामिन अगर मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गई, उस समय आपको क्या करना है, फिर एंटी हिस्टामिन ड्रग आपको लेना पड़ेगी। अगर एंटी हिस्टामिन ड्रग नहीं लोगे तो क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन बढ़ती जाएगी। तो ये एग्जाम्पल्स लिख लो इसके एंटी हिस्टामिन ड्रग के, ये लिख दिया मैंने इस तरफ, ब्रोमोफेरिनामाइन। ठीक है, ये मैंने बड़े लेटर्स में लिख दिया। दूसरा है क्लोरोफेरिनामाइन। ठीक है, हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख लोगे इतना। ठीक, चलो एक और लिख लो इसमें, टरफेनाडिन, ये भी एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। ठीक है, ब्रोमोक्लोरोफेरिनामाइन मतलब हेलोजन से रिलेटेड, आपका जो ब्रोमीन और क्लोरीन है, ये क्या है, हेलोजन से। तो ब्रोमोफेरिनामाइन, क्लोरोफेरिनामाइन, और एक टरफेनामाइन या डाइन। ठीक, क्लियर इतनी बात। तो ये ड्रग क्या करेगी, जैसे ही आप लोगे तो जो एलर्जिक रिएक्शन आपकी हो रही है उसको आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। हाँ, सभी टाइप, देखो एलर्जी जब होती है तो आपको एलर्जी में सिम्टम्स सभी में लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे डस्ट से एलर्जी है और किसी को कोई मान लो किसी को पीनट से भी एलर्जी होती है, मूंगफली से भी एलर्जी होती है, तो सिम्टम्स तो उसको भी वही होंगे, सांस लेने में उसको भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। तो ये तो क्या कर रहा है, हिस्टामिन बनाने से रोक देगा। ठीक है, अब वो चाहे एलर्जी हिस्टामिन बनना शुरू किसी भी वजह से हुआ हो, ठीक है, चाहे वो मूंगफली की वजह से हुआ हो, चाहे वो धूल की वजह से हुआ हो, इसका काम क्या है, जो हिस्टामिन बना उसको रोक देगा। क्लियर, चलो अगला लिखो, ट्रैंक्यूलाइजर्स। ट्रैंक्यूलाइजर्स ड्रग, हिंदी में इनको कहते हैं प्रशांतक औषधि। कौन सी औषधि, प्रशांतक। क्या होती है भाई ये प्रशांतक औषधि, मेंटल पीस के लिए, है ना, मतलब कि मानसिक शांति के लिए होती है, बेहोश करने के लिए नहीं है। मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रैंक्यूलाइजर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। हाँ, ट्रैंक्यूलाइजर्स एक ड्रग, एक हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है और जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। पुलिस वाले एक गन यूज़ करते हैं जो बिजली का झटका देती है ना। कभी देखिए मूवीज़ वगैरह में, वो जैसे ही उसको शूट करते हैं तो उसमें से 2 वायर निकल के सामने वाले की बॉडी में चले जाते हैं और उसको जोरदार एक क्या लगता है, बिजली का झटका, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। ठीक, ये काम होता है किसका, ट्रैंक्यूलाइजर्स गन का। अब वही काम यहाँ पर कौन करेगा, ड्रग्स करेगी। तो ड्रग्स लेने से आपको झटका नहीं लगने वाला है, आपको क्या मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक है, मतलब ये प्रशांतक औषधियाँ हैं, ऐसी जगह पर यूज होती हैं जबकि पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है या वायलेंट हो रहा है ना, किसी को मार रहा है, पीट रहा है। जो पागल लोग होते हैं देखे ना, कि किसी को भी उठा के कुछ भी मार देते हैं, तो उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, लिटा के रखना पड़ता है, मतलब उनको दवाई दे के वो सुला देते हैं। ठीक, तो ये जो है पहली चीज़ क्या क्या काम करेगी, तो लिखो मेंटल स्ट्रेस में काम आती है। किस में काम आती है, मेंटल स्ट्रेस में। नहीं, डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, ये कुछ समय के लिए काम करेगी। ठीक है, जैसे कि कोई नशा होता है वो थोड़ी देर के लिए होगा, हालांकि जब तक इसका ड्रग का इफेक्ट रहेगा तो आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, पर ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो स्ट्रेस में हेल्प करेगी। दूसरा लिखो, फटीग में भी हेल्प करेगी। थकान, बहुत ज़्यादा अगर आप थके हुए हो और इसको अगर आप ले लेते हो तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। ठीक,
तो स्ट्रेस में ले सकते हो। फिर लिखो मेंटल पीस, लिख लिया, मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए भी हो सकता है इसका यूज, मानसिक शांति के लिए इसका यूज हो सकता है। ठीक, इसके अलावा लिखो एनएक्साइटी या एंजाइटी भी पढ़ते हैं इसको। ये क्या होती है? चिंता, है ना, चिंता करते हैं ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी चिंताएं होती है। तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी कि नहीं, तो ऐसा करके वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और उसकी वजह से वो चिंता चिता समान हो जाती है, फिर होता है ना। तो वो चिंता को भी ये क्या करती है? दूर करती है। ठीक है, चिंता या टेंशन जिसको हम कहते हैं उसको भी ये क्या करती है? दूर करती है। तो बात समझ में आई? ट्रैंक्विलाइजर कहाँ कहाँ यूज़ होगी? ठीक, ये बता दिया मैंने आपको। मानसिक शांति मतलब आपको जो मेंटल पीस है वो दे सकती है, तनाव से मुक्ति दे सकती है ना, चिंता से मुक्ति दे सकती है और थकान से भी मुक्ति दे सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखो इसके बारे में, लिखो इट इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। It is important component of sleeping pills। ठीक है, नींद की जो गोली होती है, नींद की जो दवाई होती है, उसमें भी प्रशांतक औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि इनको लेने से फाइनली आपको क्या आने वाली है? नींद ही आने वाली है। शांत हो जाओगे बढ़िया मस्त, जब उठोगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर अगली चीज़ करें हम। एग्जाम्पल्स लिखो। डिप्रेशन में भी यही सब रहता है, पर वो लॉन्ग ड्यूरेशन में रहता है। भाई जैसे किसी को डिप्रेशन है तो 1 दिन 2 दिन में नहीं रहेगा, और ना 1-2 दिन में वो जाएगा। ठीक है, वो कैसे रहेगा? लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेगा। तो डिप्रेशन के लिए आपको उसके लिए भी ड्रग्स आती हैं दूसरी, ठीक है, और ये भी उसमें यूज़ आप कर सकते हो। ठीक, चलो तो एग्जाम्पल्स में लिखो। पहला सेरोटोनिन, पहला एग्जाम्पल लिखो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक प्रशांतक औषधि है। ठीक है, दूसरा लिखो डाइजेपम, डाइजेपम। ठीक, तीसरा लिखो इक्वानिल, इक्वानिल। ठीक है, ये कुछ प्रशांतक औषधियाँ हैं। और इसके अलावा बारबिट्रिक एसिड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, है ना, पर वो एक कैटेगरी है। ये 3 जो है आप ड्रग इसमें लिख सकते हो। अच्छा देखो, अब पहली चीज़ तो ड्रग और डोजेस फॉर्म का अंतर मैंने आपको बताया था। ड्रग का मतलब वो औषधि है और डोजेस फॉर्म जो कंपनी बनाती है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए? सेरोटोनिन चाहिए। अब हो सकता है कोई एक कंपनी सेरोटोनिन की जो ड्रग है, सेरोटोनिन तो ड्रग है, अब उसका जो डोजेस फॉर्म है वो किसी अलग नाम से बनाती है और दूसरी कंपनी उसको अलग नाम से बनाती है। तो कंपनियां अपने उसके हिसाब से अलग अलग नाम रख सकती हैं, पर दोनों में ड्रग कौन सी होगी? ड्रग जो है वो सेरोटोनिन ही होगी। जैसे बुखार की दवाई पैरासीटामोल है, मान लो, वो पेन किलर भी है, तो पैरासीटामोल कई सारी कंपनियां बनाती हैं, उनके सबके नाम भी वो अलग अलग रख सकती हैं, पर उनमें जो फॉर्मूला है, जो कंटेंट है, वो क्या है? वो तो पैरासीटामोल ही है। तो जो फॉर्मूला है उसमें जो कंटेंट है वही हमारी ड्रग है। बाकी उसका जो मार्केट का जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का जो नाम है या उसका जो फिजिकली फॉर्म है वो डोजेस फॉर्म कहलाएगा, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या कहलाएगा? वो ड्रग कहलाएगा। ठीक, और ड्रग जो है 5 से लेकर के 20% तक ही होती है किसी भी डोजेस फॉर्म में। उसके बाद जो 80% का उसका पोर्शन है वो कुछ अदर केमिकल्स होते हैं। क्लियर भाई इतनी बात? ठीक, तो ये हो गई ट्रैंक्विलाइजर्स। अगला लिखो एनाल्जेसिक, पीड़ानाशक औषधि। एनाल्जेसिक, पीड़ानाशक या दर्द निवारक। ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो क्या करती हैं, इनको हम जनरली क्या कहते हैं? पेन किलर। क्या है ये? पेन किलर्स। दर्द को दूर करने का काम करती है। किसी भी तरीके का कोई भी आपका अगर दर्द है, आपको दिक्कत है, तो ये उसको क्लियर कर सकती है। ठीक, अब एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हैं ये जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। पहला लिखो नार्कोटिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, और दूसरा लिखो
नॉन नार्कोटिक, ठीक है, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। क्या क्या मतलब होता है इसका नार्कोटिक का मतलब? नार्कोटिक का मतलब क्या है? नशा करने वाली दवाइयाँ, ठीक। और नॉन नार्कोटिक मतलब जो नशा नहीं करेगी। तो देखो, दर्द निवारक औषधि जो है, हर मर्ज की दवा हमने सुना होगा ना, क्या है? एल्कोहल। लोग कोई भी दर्द होता है तो क्या करते हैं? एल्कोहल जाके पी लेते हैं या कोई नशा कर लेते हैं, तो उससे क्या मिलता है उनको? मेंटल पीस या रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक का मतलब पीड़ानाशक। अब दर्द का जो निवारण है वो दो तरीके से वो कर सकती है। एक तो क्या करेगी, वो नशा देगी साथ में, पेन तो आपका दूर हो जाएगा पर साथ में क्या होगा? नशा होगा। दूसरा नॉन नार्कोटिक, मतलब आपको नशा नहीं देगी वो, पर आपका दर्द क्या कर देगी? वो दूर कर देगी। बात समझ में आ गई? दोनों तरीके की ड्रग। तो नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक, ठीक। अब नार्कोटिक के अंदर जो है आपकी कई सारी जो जनरली ड्रग्स होती हैं वो सब किसका प्रोडक्ट होती है? ओपियम का। किसका प्रोडक्ट होती है? ओपियम। ओपियम मतलब समझते होगे? अफीम, ठीक है। ओपियम का मतलब क्या होता है? अफीम। अफीम जो है सभी का रॉ मटेरियल है ना। जितनी भी ड्रग्स हैं, आपकी ब्राउन शुगर हो, है ना, आपका जो है क्या कहते हैं उसको, हशीश भी बोलते हैं, है ना, फिर हीरोइन है, कोकीन है, ये सब इसी से बनते हैं, ठीक है। इस ओपियम को ईथर के साथ ट्रीट किया जाता है, अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग जो है आपके उसके रॉ मटेरियल के साथ। तो वो क्या होता है? वो अलग अलग प्रोडक्ट आपको देगा, ठीक, सिंथेसिस होने के बाद। पर ये जो है जनरली इसकी भी खेती होती है पर बहुत कम होती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही करना पड़ती है। पर जो आपकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं बाहर वाली, जनरली जो हाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। आतंकवादी लोग इसकी बहुत ज़्यादा खेती करते हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत है ना, और कम उसमें उनको पैसा अच्छा मिल जाता है। इस वजह से वो जो है अफीम की खेती बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। और कानून वानून तो है ही नहीं कुछ वहाँ पर, तो जिसका मन आता है वो लगा देता है, ठीक है। इस वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो अफीम, ओपियम जो ड्रग्स है जितनी भी, इसके अंदर आप लिख लो हेरोइन, हेरोइन हो सकती है ना। इसके बाद में कोकीन हो सकती है, हशीश हो सकती है, हाँ वो भी हो सकती है, ब्राउन शुगर हो सकती है, ठीक है। ये सारी ड्रग्स इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक। इसके बाद आप लिखो, अच्छा, जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो पेन किलर के साथ साथ कुछ और भी काम करती हैं, ठीक है। क्या क्या काम करेगी लिखो जरा फटाफट। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स जो है, पेन किलर तो है ही सही, इसके अंदर लिख लो हेरोइन, कोकेन, और इसके अलावा ओपियम प्रोडक्ट के बाद चरस, गांजा, जो लिखना हो सब लिख लो, ठीक है। हाँ, तो नॉन नार्कोटिक का भाई हर चीज़ अगर लिमिट में रहोगे तो वो औषधि का ही काम करेगी, ड्रग का ही काम करेगी। प्रॉब्लम कब होगी? जब आप उसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, ठीक है। पर ये जो ड्रग्स हैं इनका जो कम अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है किसी के लिए, इसलिए ये बैंड है। मतलब मिलीग्राम में भी अगर आप इनको कंज्यूम करते हो तो ये भी आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालेगी, ठीक है। चलो, तो नॉन नार्कोटिक में लिखो एस्प्रिन, इसका एग्जाम्पल, एस्प्रिन के बाद लिखो पैरासीटामोल, इसमें दो एग्जाम्पल है, एक्सप्रिन, पैरासीटामोल और डाइक्लोफेन, डाइक्लोफेन, ठीक। ये नॉन नार्कोटिक के एग्जाम्पल हो गए। अब ये नॉन नार्कोटिक ड्रग पेन किलर तो है ही, साथ में क्या क्या काम करेगी लिखो। तो ये फीवर को कंट्रोल करती है, पैरासीटामोल बुक ये लिखी हुई है, डाइक्लोफेन फीवर को कंट्रोल करेगी, ठीक है। दूसरा, ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन, ठीक। दूसरी चीज लिखो, प्रिवेंट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से भी प्रिवेंट करेगी आपको। मतलब पेन किलर तो है ही, साथ में बुखार के लिए भी यूज कर सकते हो, हार्ट अटैक वाले पेशेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में आपका जो ब्लड कोगुलेशन है उसको भी प्रिवेंट करती है, ठीक। मतलब रक्त का जो थक्का जमता है उस जगह पर भी काम आती है। पर देखो, इसमें से जो एस्प्रिन है वो अब बैंड है, अगर आपको पता हो तो,
ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवर्स और पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट करती है, मतलब विपरीत प्रभाव डालती है शरीर के ऊपर। क्या प्रभाव डालती है? नाम से नहीं मिलेगी, कंटेंट रहेगा, वो तो लिमिटेशन। मैंने आपसे कहा ना कि लिमिट में अगर रहेगी तो सही रहेगी, अगर लिमिट से बाहर हो गई तो वो बाउंडेशन है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आपके डोजेस फॉर्म के अंदर, ठीक है। और एस्प्रिन जो है वो क्या करती है? लीवर में पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट करती है। लिखो, लीवर खराब कर देती है। एस्प्रिन किसके ऊपर प्रभाव डालती है? लीवर के ऊपर। सबसे पहले आपका जो लीवर है उसको खराब कर देगी। इसके अलावा अल्सर भी कर सकती है ये स्टमक के अंदर, जिसकी अभी हमने बात की थी। पेट के अंदर अल्सर बना सकती है, छाले, ठीक है। और दूसरा लीवर को खराब कर सकती है। क्लियर? अच्छा, ये जो नार्कोटिक ड्रग्स थी उसमें हमने ओपीएम वगैरह देखा था, है ना। और इसमें जो हो गई एस्प्रिन और ये सारी चीज़ें, पैरासीटामॉल हो गई, तो ये कवर हो गया। अब इसके बाद जो है बाकी की जो ड्रग्स है वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें अभी और 3-4 प्रकार की और ड्रग्स हैं, ठीक। इसमें आपकी एंटीबायोटिक्स आएंगी, एंटीसेप्टिक आएंगी, डिसइंफेक्टेंट आएंगी, है ना, फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग आएगी। तो उसके बाद हमको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी पढ़ना है और फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक। ये 4-5 चीज़ें और है, हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक भाई।